हेलो हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ गोविंद सैनी, यू आर वाचिंग लॉगएम लैट टाइम फॉर मैथमेटिक्स। आज हम मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग के अंदर हमारा एक और बहुत ज़बरदस्त मेथड करने जा रहे हैं। तो नाम है मेथड का बिल्स एल्गोरिथम फॉर अ क्यूपीपी। हमने क्यूपीपी और बिल्स मेथड लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अब इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बिल्स एल्गोरिथम फॉर अ क्यूपीपी, और इसको हम एक एग्जाम्पल की सहायता से करने जा रहे हैं। आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को ध्यान में रखिएगा कि किस प्रकार से हम बिल्स एल्गोरिथम को काम में लेते हैं। एक क्वेश्चन हम आज करेंगे, एक क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसके अंदर हम सीखेंगे यहाँ पर एक विशेष कंडीशन आएगी वो, और उस जगह पर उस विशेष कंडीशन का कॉन्ट्राडिक्ट, यानी कि अगर उसकी जगह दूसरी चीज आए तो फिर हम क्या करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बिल्स एल्गोरिथम। ठीक है, तो देखिए हमारे पास गिवन क्वेश्चन है मिनिमाइजेशन ऑफ z tan x1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 4x1 x2 माइनस tan x1 माइनस 25x2 एंड सब्जेक्ट टू कांस्टेंट दे रखे हैं x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल्स टू 10, x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल्स टू 9। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट्री x1 और x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, वो बहुत बताने की जरूरत नहीं होती, वो है। ठीक है, अब सबसे पहले हमें क्या करना है, मैंने आपको पहले बताया था क्यूपीपी के अंदर हमेशा ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसा होना चाहिए, मैक्सिमाइजेशन का। तो हमने सबसे पहले मिनिमाइजेशन z को मैक्सिमाइजेशन z डैश में कन्वर्ट किया। ठीक है, तो उसमें क्या किया, पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, और साथ ही साथ इसे मान लिया f ऑफ x1 x2, यानी कि एक फंक्शन x1 और x2 का। ठीक है, ये हमने मान लिया है, ये हमें जरूरत पड़ेगा आगे नोटिफिकेशन के लिए। ठीक है, और साथ ही साथ हमने जो कंस्टेंट थे उनमें x3 और x4 सिलेक्ट वेरिएबल जोड़ दिए। ठीक है, तो हमारे पास ये कंस्टेंट था पहला, इसमें तो x3 जोड़ा तो ये इक्विवेलेंट हो गया, इसमें x4 जोड़ा तो ये क्या हो गया, इक्विवेलेंट हो गया। ठीक है, हमारे पास जितने कंस्टेंट है उनमें उस हिसाब से सिलेक्ट वेरिएबल या सरप्लस वेरिएबल जो भी हमारे पास होंगे वो हम जोड़ देंगे। ठीक है, ये हमने क्या नाम से जो क्वेश्चन था उसको क्या कर लिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, जिसके लिए बिल्स एल्गोरिथम को अब हम यूज करेंगे। ठीक है, बिल्स एल्गोरिथम के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है। अब देखिए यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि नंबर ऑफ कंस्टेंट्स इक्वल्स टू यहाँ पर होगा नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन बेसिस। ठीक है, यहाँ पर बेसिस के अंदर उतने ही वेरिएबल होंगे जितने की कांस्टेंट्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दो कांस्टेंट्स है हमारे पास, तो हमारे पास बेसिस में दो वेरिएबल होंगे। ठीक है, और यहाँ पर वैसे टोटल 4 वेरिएबल है, x1 x2 x3 x4। ठीक है, तो हमने बेसिस में 2 को ले लिया, और हमें स्टार्टिंग में हमेशा जो गिवन वेरिएबल्स होते हैं क्वेश्चन में स्टार्टिंग में उन्हीं को बेसिक में मानना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास x1 और x2 शुरू में थे, तो हमने मान लिया लेट x1 एंड x2 आर बेसिक वेरिएबल्स। ठीक है, ये बेसिक वेरिएबल्स हो गए। अब यदि आपके पास एक कांस्टेंट है और फिर भी x1 x2 दे रखे हैं, तो आप क्या करोगे, किसी एक को, या तो x1 को या x2 को, जो भी आपकी इच्छा हो, उसे क्या मान लोगे, बेसिक वेरिएबल मान लोगे। ठीक है, तो ये होता है स्टार्टिंग करना। फिर देखिए जब हमने x1 x2 को बेसिक वेरिएबल मान लिया, तो अब हमें क्या करना है, x1 और x2 को इस इक्वेशन और इस इक्वेशन की सहायता से, ठीक है, जो बाकी बचे हुए वेरिएबल है, नॉन बेसिक वेरिएबल है, उनके अंदर लिखना होता है। दैट मींस हमें क्या लिखना होगा, इन दोनों इक्वेशन की सहायता से x1 इक्वल्स टू क्या आएगा और x2 इक्वल्स टू क्या आएगा इन टर्म्स ऑफ x3 एंड x4। ठीक है, हमें x1 और x2 को इन टर्म्स ऑफ x3 एंड x4 लिखना है, यानी कि बेसिक वेरिएबल को इन टर्म्स ऑफ नॉन बेसिक वेरिएबल लिखना है। तो देखिए उसके लिए क्या करेंगे, अगर मैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से घटा दूं, ठीक है, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3 करूं, तो देखिए मेरे पास क्या बचेगा, यहां से ये कट जाएगा, ये और ये x2 बचेगा। ठीक है, x2, और देखिए ये x3 पॉजिटिव रहेगा, x4 यहाँ नेगेटिव का आएगा, और 10 में से 9 जाएंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 10 में से 9 गए 1, x3 पॉजिटिव का है, उधर जाकर नेगेटिव, ठीक है, माइनस x3, और ये x4 जब घटेगा तो माइनस का आएगा, और उधर जाकर फिर प्लस का हो जाएगा, तो प्लस में x4। तो x2 को हमने x3 और x4 में लिख लिया। ठीक है, तो x2 के लिए तो क्या आएगा, 1 माइनस x3 प्लस x4। ठीक है, और फिर x1 को हम लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए उसके लिए क्या करेंगे, ये x2 की वैल्यू उठाकर कहां रख दो, इस इक्वेशन में रख दो और सिंपलीफाई कर दो। तो जब यहाँ पर x2 की वैल्यू आएगी तो देखिए क्या होगा, x1 इज इक्वल्स टू लिखा जाएगा, x1 इज इक्वल्स टू x2 की वैल्यू इतनी बड़ी आएगी। ठीक है, इतनी बड़ी वैल्यू में जो 1 है वो उधर जाएगा, तो 9 में से घटेगा एक, तो 8 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर एक x3 आएगा, यहाँ पर कोई x3 नहीं है, तो वो x3 उधर चला जाएगा और प्लस का x3 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पर x4 है, वो x4 भी यहाँ आएगा, जब x2 यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे 2x4 हो जाएगा, और वो उधर जाकर माइनस का 2x4 लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x1 की वैल्यू भी आ गई
और x2 की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, तो x1 की वैल्यू लिख लेते हैं 8 प्लस x3 माइनस 2x4। ठीक है, ये आ गया बेसिक वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ नॉन बेसिक वेरिएबल। पहला काम हमें यही करना है। बाद में हमें क्या करना है, इस x1 और x2 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, और उसके लिए इनिशियल जो हम अप्रोक्सीमेशन लेंगे, ठीक है, वो क्या लेंगे, x3 इज इक्वल टू 0 और x4 इक्वल टू 0। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या करना है, फॉर इनिशियल स्टेप हमें क्या करना है, इनिशियल स्टेप के लिए इनिशियल स्टेप x3 और x4 यानी जो नॉन बेसिक वेरिएबल है उन्हें 0 लेके चलेंगे। ठीक है, नॉन बेसिक वेरिएबल को 0 करेंगे, जिससे हमारे पास क्या जाएगा, x1 इक्वल टू, तो यहां से क्या जाएगा 8। ठीक है, और x2 इज इक्वल टू क्या जाएगा 1। ठीक है, ये सॉल्यूशन आ गया है। अब इस सॉल्यूशन को हम जस्टिफाई करेंगे। ठीक है, चेक करेंगे क्या ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन है या नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो गिवन फंक्शन है, ठीक है, जो हमने अभी अभी क्या किया है, f ऑफ x1 x2 के फॉर्म में लिखा है, इस फंक्शन को कन्वर्ट करेंगे नॉन बेसिक वेरिएबल्स की फॉर्म में, यानी कि हम x3 और x4 के अंदर इस पूरी इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, यहां से x1 की वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे और यहां से x2 की वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे। ठीक है, तो देखिए फिर क्या हो जाता है, फिर हो जाता है f ऑफ, अब ये x3 और x4 का फंक्शन हो जाएगा, x4 इज इक्वल टू, x1 की जगह पे क्या रखना है ये, तो देखिए क्या हो जाएगा 10 8 प्लस x3 माइनस 2x4 प्लस 25 प्लस 25, x2 की जगह पर ये लिखेंगे 1 माइनस x3 प्लस x4। ठीक है, ये हो गया। अब ये सेम टू सेम यहाँ पर, ठीक है, माइनस 10 x1 की जगह पे क्या लिखना है, ये वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगी 8 प्लस x3 माइनस x4 की पावर 2, और यहां से माइनस x2 की वैल्यू ये रही 1 माइनस x3 प्लस x4 की पावर 2। ठीक है, और एक यहां पर से माइनस के 4, x1 की वैल्यू 8 प्लस x3 माइनस x4। ठीक है, और साथ ही साथ 2x4। ठीक है, यहाँ भी 2x4 आएगा, यहाँ पे 2x4, यहाँ पे 2x4 है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर x2 की वैल्यू 1 माइनस x3 प्लस x4, ये हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, ये जो फंक्शन हमारे पास आ गया है, ठीक है, इस फंक्शन के डेरिवेटिव्स निकालने पड़ेंगे x3 और x4 के रेस्पेक्ट में, यानी कि जो नॉन बेसिक वेरिएबल्स में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, अभी नॉन बेसिक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में क्या करने हैं, डेरिवेटिव्स करने हैं। तो आइए देखते हैं इनके डेरिवेटिव्स कैसे लिखे जाएंगे। तो देखिए डेल f अपॉन डेल x3, ये क्या हो जाएगा, x3 के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये टर्म 0, ये टर्म 0, यहाँ से 10। ठीक है, यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या जाएगा माइनस का 25, यहाँ से क्या जाएगा, ये 2 आगे आएगा माइनस का 20। ठीक है, और फिर ये पूरा एज इट इज 8 प्लस x3 माइनस 2x4। ठीक है, और वापस इसका करेंगे तो x3 का 1, जिसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से ये फिर से 2 आगे आ जाएगा माइनस का 2, 1 माइनस x3 प्लस x4, और जब वापस अंदर का करेंगे तो एक माइनस, जिसके कारण यहाँ पे प्लस। यहाँ पर क्या करेंगे, u इंटू वी से करेंगे, तो देखिए क्या आएगा, यहाँ से मेरे को आएगा माइनस का 4 एज इट इज। ठीक है, पहले इसको छोड़ेंगे, इसका करेंगे तो एक माइनस का 1 आएगा, माइनस का 1 और पूरी ये टर्म। ठीक है, 8 माइनस x3 प्लस 2x4, सॉरी मैंने सिंबल उल्टे लगा दिए, यहाँ पे प्लस का x3 माइनस का 2x4, और यहाँ से क्या आ जाएगा, अब इसका माइनस 1 आएगा, अब इसको छोड़ेंगे और इसको करेंगे, यहाँ से प्लस का 1 आएगा, तो ये क्या लिखी जाएगी प्लस में दिस टर्म एज इट इज 1 माइनस x3 प्लस x4। ये हो गया हमारे पास इसका डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x3। आइए अब हम सिमिलरली क्या करते हैं, x4 के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालते हैं और फिर यहाँ से इनकी सिंप्लीफाइड वैल्यू में लिखता हूँ एक साथ। ठीक है, चलिए गाइस, ये रहे डेरिवेटिव्स, हमने फटाफट फाइंड कर लिए हैं। अब आइए देखते हैं, हम कैलकुलेशन पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे क्योंकि ये हो जाएगी, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, आप एमएससी के अंदर हो, कैलकुलेशन कोई बड़ी चीज नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आ गए। अब हमें क्या करना होगा, इन डेरिवेटिव्स की वैल्यू एट पॉइंट x3 बराबर 0 एंड x4 बराबर 0 फाइंड करेंगे। ठीक है, तो एट x3 एंड x4 इक्वल्स टू 0 हमें डेरिवेटिव्स की वैल्यू चाहिए। ठीक है, ये हमारे जो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन था वही है। ठीक है, चलो यहाँ पर ये वैल्यू निकालते हैं, तब हमें क्या मिलेगा, डेल f अपॉन डेल x3 इज इक्वल्स टू, यहाँ से 10 माइनस 25 है ना, माइनस के 15, यहाँ से माइनस के 20 इंटू 8, और यहाँ से क्या बच जाएगा, प्लस में 2 माइनस के 4 इंटू 8। ठीक है, और एक बार माइनस के, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस फिर एक बार माइनस के 4 है ना, ये बच जाएगा ऊपर वाली से। ठीक है, और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तब हमें आंसर मिलेगा
माइनस 145, ठीक है। तो ये हमें आंसर मिल गया। इसी प्रकार जब हम इसमें वैल्यू रखेंगे 0 0, तब हमें डेल एफ अपॉन डेल एक्स 4 है ना, यहाँ पे x3 बराबर 0 बराबर x4 और x3 बराबर 0 बराबर x4 लिख लीजिए। यहाँ से हमें मिलेगा 299, ठीक है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये आ जाएगा। ये दोनों वैल्यू आ चुकी है। अब देखिए यहाँ से हम डिसाइड करेंगे कि हम किस वेरिएबल में इंप्रूव करें, ठीक है। तो देखिए वो कैसे डिसाइड होगा। मैं आपको एक चीज बताता हूं कि अगर हमारे पास, हमको जैसे ये पता है कि ये जो हमारी ज्योमेट्री है, जो दिया हुआ फंक्शन है, वो ये पिछले वाला फंक्शन है जो पिछले वीडियो में था, ठीक है। तो उस फंक्शन की जो ज्योमेट्री है वो इस सिचुएशन में है कॉनकेव, ठीक है। तो कॉनकेव फंक्शन कुछ इस तरह से डिफाइंड होते हैं, ठीक है। इट इज अ कॉनकेव फंक्शन। और कॉनकेव फंक्शन में क्या होता है कि मान लीजिए हम कभी इस बिंदु पर है, कभी इस बिंदु पर है, ठीक है। ये दो पॉइंटों को लेकर चलते हैं। तब इस पॉइंट पर जो स्लोप है, ठीक है, जो स्लोप है उसे कहते हैं पॉजिटिव स्लोप, ठीक है, स्लोप। और इस पॉइंट पर जो स्लोप होती है उसे हम कहते हैं नेगेटिव स्लोप, ठीक है, धनात्मक ढाल और ऋणात्मक ढाल, ठीक है। अब उसी प्रकार से जो डेरिवेटिव होते हैं वो किसको डिनोट करते हैं, स्लोप को जो डिनोट करते हैं। तब देखिए इस पोजीशन पर क्या है, स्लोप नेगेटिव आ रही है, ठीक है। स्लोप नेगेटिव आने का क्या तात्पर्य है कि हमारे पास सिचुएशन कैसी है, ऐसी है, ठीक है। ऐसी सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन नहीं है। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, जब हम जो हमारा वेरिएबल है x3 उसको बढ़ाएंगे, ठीक है, x3 की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी ये जो पॉइंट है ये नीचे आता जाएगा, नीचे आता जाएगा। दैट मीन्स क्या हो जाएगा कि इससे जो फंक्शन है वो कैसा आता जाएगा, कम से कम वैल्यू की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, हमने इस पूरे प्रोसीजर के लिए जो हमारा फंक्शन है उसे मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट कर रखा है, ठीक है। मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट करने का क्या मतलब है कि हमें क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू की तरफ अप्रोच करना है। जबकि अगर हम देख रहे हैं कि x3 को आगे बढ़ाते हैं तो क्या होता है, ये पॉइंट नीचे खिसकता है, हमारे पास वैल्यूज कैसी आती जाती है और कम आती जाती है, हम मैक्सिमाइजेशन से दूर हटते जाते हैं। लेकिन जब हमारे पास स्लोप पॉजिटिव रहता है, ठीक है, उस सिचुएशन में हमारे पास ये कंडीशन बनती है। और यहां पर यदि हम वेरिएबल को x4 को बढ़ाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये पॉइंट अप्रोच करेगा किसकी तरफ, मैक्सिमम की तरफ, ठीक है। तो हमें मैक्सिमम कब मिलेगा, जब हम x4 को तो करेंगे इंक्रीज, ठीक है। अब देखिए यह तो हमने सिलेक्ट कर लिया कि x4 को हमें इंक्रीज करना है, ठीक है। कहां से आया, इन स्लोप से आया, ठीक है। यहां से हमने चेक कर लिया। जब भी हमारे पास पॉजिटिव आएगी ये स्लोप्स या ये डेरिवेटिव्स, तो हम क्या करेंगे, उसी को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि वही हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या करेगा, मैक्सिमाइज करेगा, ठीक है। और हम जो ये हमारी स्लोप है, ठीक है, वो अगर नेगेटिव आती है तो वो क्या करेगा, वो रेस्ट्रिक्ट करेगा हमें, ठीक है, मैक्सिमाइजेशन को पहुंचने में, ठीक है, वो हमें रोकेगा। तब हमें इस वेरिएबल को नहीं चूज करना, चूज किसको करना है, x4 को, ठीक है। तो x4 सिलेक्ट हो गया, ठीक है, किसके लिए, एंटरिंग वेरिएबल के लिए, ठीक है, एंटरिंग वेरिएबल के लिए, एंटरिंग वेरिएबल के लिए। अब देखिए जब ये एंटरिंग वेरिएबल होगा तब ये क्या हो जाएगा, x4 बेसिक वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये बेसिक है तो इसकी कुछ वैल्यू भी सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं किस x4 की क्या वैल्यू के साथ ये एंटर करेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जो हमारे पास ये जो डेरिवेटिव है, ठीक है, डेल एफ बाय डेल x4 ये वाला, ये आपको ध्यान रखना है। जो भी वेरिएबल आप डिसाइड करोगे, जो भी हमारा एंटरिंग वेरिएबल होगा, वो क्या करेगा, उसके रिस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव है उससे हम क्या करेंगे, x4 की एक वैल्यू डिसाइड करेंगे, ठीक है। और वैल्यू कैसे डिसाइड करेंगे, वो डिसाइड करेंगे इस डेरिवेटिव के अंदर, ठीक है, डेल एफ अपॉन डेल x4 के अंदर x3 यानी कि जो रेस्ट जो है जिसको हम नहीं बढ़ा रहे, ठीक है, जिसके कारण से स्लोप नेगेटिव आ रहा है, उसको तो जीरो ही रहने देंगे, ठीक है। और x4 को क्या कर लेंगे, x4 को x4 छोड़ देंगे, इसकी कोई वैल्यू नहीं रखेंगे और इस पूरे डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 छोड़ देंगे। डेरिवेटिव को 0 करने का क्या मतलब है कि हमारी स्लोप का यहां जाना एट पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, ठीक है, कि x4 की वो वैल्यू जहां ये मैक्सिमम हो रहा है। स्लोप 0 का मतलब यही है, एट द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम। तो ये सिचुएशन क्रिएट करेंगे और यहां से हमें जो वैल्यू फाइंड होगी, ऐसा करने पर वो वैल्यू मैं आपको बता रहा हूं, वो होगी x4 इज इक्वल टू 299 अपॉन x1 इज इक्वल टू 8, ठीक है, 8 प्लस में x3 माइनस के 2 x4, ठीक है। हम कर रहे हैं x1 इज इक्वल टू 8 x3 माइनस 2 x4 की बात, ठीक है। तब देखिए हम पहली चीज इसी की जो डिस्कशन कर रहे हैं, x2 वाले की क्यों नहीं कर रहे। तो जब हम x2 की बात करेंगे तो देखिए x2 के लिए क्या है, x2 इज इक्वल टू 1 माइनस x3 प्लस x4, ठीक है। ये देखिए यहां से पता चलेगा हमें क्या करना है, एक तो
x3 को 0 रखना ही है, ठीक है। वो जब यहाँ से डिसाइड करेंगे x4 तो भी x3 को 0 रखेंगे, x3 तो मेरा 0 है, ठीक है। अब बच गया ये सिचुएशन, यहाँ भी x3 0 है। तो देखिए यहाँ पर मैं x4 की कोई भी अगर पॉजिटिव वैल्यू रखूं, क्योंकि हमें x1 x2 x3 x4 ये सब पॉजिटिव रखने हैं, ये तो पहली कंडीशन है, ठीक है, कि हमें पॉजिटिव क्वाड्रेंट में रिजल्ट चाहिए। तब x4 की वैल्यू कोई भी अगर मैं पॉजिटिव वैल्यू रखूंगा तब x2 कभी भी 0 नहीं होगा, और मेरे जो बेसिक वेरिएबल है, ठीक है, उनको क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये मेरा पहला कंडीशन है। तो मेरे को x4 की एक ऐसी वैल्यू चाहिए जिसके लिए ये वैल्यू 0 होनी चाहिए, ठीक है। तब ये वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी, तो इसलिए इस कांस्टेंट का सिलेक्शन नहीं कर रहे हैं अपन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नेगेटिव साइन के कारण क्या है कि x4 की वैल्यू में जैसे ही क्या करूंगा 4 रखूंगा, ठीक है, ये क्या कर देगा, x1 को 0 कर देगा, ठीक है। और x1 0 होते ही कहां चला जाएगा, x1 0 होते ही, ठीक है, बेसिक वेरिएबल बन सकता है। मैं से नहीं कह रहा कि यही बनेगा, पर इसकी बनने की संभावना है, क्योंकि बेसिक वेरिएबल की खास बात क्या होगी, ठीक है, सॉरी नॉन बेसिक हो जाएगा ये। और नॉन बेसिक वेरिएबल की खास बात क्या है कि उसकी वैल्यू को 0 लिया जाएगा, ठीक है, उसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे पास नॉन बेसिक है, हमारे पास बेसिक की वैल्यू होनी चाहिए, नॉन बेसिक की हमारे पास हमेशा 0 रहनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये बेसिक के लिए क्या है, एप्लीकेबल हो जाएगा, बल्कि ये कभी भी बेसिक के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि किसी भी पॉजिटिव x4 के लिए x2 0 नहीं होगा, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। x4 की वैल्यू दूसरी सिलेक्ट की जा सकती है 4, ठीक है। एक तो हमें यहाँ से लेनी है वैल्यू, और एक कांस्टेंट में से किसी एक से, ठीक है, वैल्यू हमको उठानी है, ठीक है। ये दोनों वैल्यू है। अब हमें कंपेयर करना होगा इस वैल्यू को और इस वैल्यू को। इनमें जो मिनिमम होगा, ठीक है, मिनिमम जो होगा 299/66 और 4 में, वो हमारे पास क्या होगा, सिलेक्ट होगा एज ए x4, ठीक है। तब देखिए हमारे पास इन दोनों में जो मिनिमम है वो 4 है, ठीक है। तो 4 हमारा एज ए मिनिमम सिलेक्ट हो जाता है, और जब x4 एज ए मिनिमम सिलेक्ट हो जाता है, और ये कहां से आई वैल्यू, इस कांस्टेंट से आई है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाता है, x4 को 4 लेने पर x1 0 हो जाता है, और x1 की 0 होते ही ये कहां चला जाता है, नॉन बेसिक में। तो जो x1 थोड़ी देर पहले तक बेसिक था, अब वो नॉन बेसिक हो चुका है, और उसकी वैल्यू क्या हो गई है, 0। x4 जो अब तक नॉन बेसिक था अब बेसिक होगा, एंट्रिंग वेक्टर है, और इसकी वैल्यू क्या होगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। तो अब हमारे पास जो नया सॉल्यूशन है वो क्या कहता है, वो कहता है कि अब नया सेट ऑफ सॉल्यूशन मेरे पास क्या बन गया कि x1 0 है नॉन बेसिक में, x3 0 है नॉन बेसिक में, और x4 की वैल्यू 4 सिलेक्ट हुई है बेसिक में, और x2 की वैल्यू वही रहेगी जो हमारे पास ऑलरेडी थी, ठीक है। तो x2 की वैल्यू हमारे पास थी 1, तो ये हमारा सेट ऑफ सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है। अब इस सेट ऑफ सॉल्यूशन के साथ हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे जो ऑप्टिमैलिटी है उसको चेक करना पड़ेगा, यानी कि फिर से हम फंक्शन को क्या करेंगे, इन नॉन बेसिक में कन्वर्ट करेंगे, यानी x1 और x3 में कन्वर्ट करेंगे, और फिर उसी के वो x1 और x3 के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव्स वापस निकालेंगे, और वहां पर चेक करेंगे जो नॉन बेसिक वेरिएबल्स हैं, ठीक है, x1 और x3 को 0 रखकर क्या ये स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव में से क्या लेती है। अब क्या होगा, जैसे हम ये रखेंगे तो हमारे पास ये जो स्लोप्स आएंगी, ठीक है, किसके लिए, x3 और x1 के लिए, नेक्स्ट सेट के अंदर, वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी सारी की सारी नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव आ जाएगी। और नेगेटिव आने से क्या हो जाता है, जब दोनों ही स्लोप नेगेटिव हो जाएगी तब हम क्या, कैसी पोजीशन बनेंगे, ऐसी पोजीशन पर कि हम किसी को भी बढ़ाएंगे तो क्या होगा, हमारे पास मैक्सिमाइजेशन से हम दूर हटेंगे, ठीक है, मैक्सिमाइजेशन से दूर हटेंगे, दैट मींस हम क्या करेंगे, हमारे उस सिचुएशन पर क्वेश्चन को वहीं स्टॉप कर देंगे, क्योंकि वो अब स्टेट ऑफ ऑप्टिमैलिटी है, क्योंकि वहां से आगे हम किसी भी वेरिएबल को बढ़ाकर उसको मैक्सिमाइजेशन के लिए फंक्शन को नहीं ले जा सकते। सो यहीं पर हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, एंड हो जाता है, और हमारे पास जो वैल्यू सिलेक्ट होती है वो होती है x4 बराबर 4 और x2 बराबर 1, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसका पूरा सॉल्यूशन जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो मेन चीजें समझने की है वो तो एक ही स्लोप का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और ये थोड़ा बहुत जो बेसिक प्रोसेस है जो हमने यहाँ तक किया है, अब इसी का रिपीटेशन थ्रू आउट होता रहता है जब तक कि हमें स्टेट ऑफ ऑप्टिमैलिटी नहीं मिल जाती। और स्टेट ऑफ ऑप्टिमैलिटी क्या है कि जो f होगा वो नॉन बेसिक वेरिएबल्स के रेस्पेक्ट में जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो वहां पर उसकी वैल्यू कैसी आनी चाहिए, उसकी वैल्यू आनी चाहिए नेगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव वैल्यूज अगर वो ले लेता है दोनों ही पोजीशन पर तो हम किसी वेरिएबल को बढ़ा नहीं पाएंगे, और किसी वेरिएबल को अगर बढ़ा नहीं पाएंगे तो वहां पर हम कह देंगे कि भाई हाँ, ये जो वैल्यू हमारी आई थी वही हमारी फाइनल वैल्यूज हैं, और यही हमारी फाइनल वैल्यूज हैं, ठीक। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन हो चुका है, इसमें मैंने काफी चीजें आपको समझा दी है। अब मैं आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन समझाऊंगा जहां पर हमें समझना होगा कि जब x1 सिलेक्ट ना हो, यानी कि जब हमारे पास कांस्टेंट सिलेक्ट ना हो, ठीक है, यानी x4 अगर यहां की जगह यहां से सिलेक्ट होता, इस वाले कारण सिलेक्ट होता, तब हम किस तरीके से, ठीक है, बेसिक वेरिएबल डिसाइड करते, किस तरीके से क्वेश्चन का सॉल्व करते। वो ये तो सिंपली हो गया जो प्रोसेस है उसके साथ। जब हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन होता और कोई भी जीरो नहीं होता वेरिएबल,
तब हम कहाँ से बेसिक वेरिएबल लाते हैं, क्योंकि बेसिक वेरिएबल तो उतने ही रहेंगे, ठीक है, जितने हमारे पास कांस्टेंट है। तो हमें वहां पर किस तरह से अरेंजमेंट करना होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। इस क्वेश्चन का जो पीडीएफ फॉर्मेट है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, माई सेल्फ गोविंद सैनी, यू आर वाचिंग लॉग एम लैटाइम फॉर मैथमेटिक्स।